हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। हरियाणा बोर्ड की तरफ से सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए भी सभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्ट 2 में आपको 16 पेजेस मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के और इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ए बी सी डी ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शंस कंपलसरी हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को इकट्ठे ही अटेम्प्ट करें। अब देखिए, सबसे पहले है सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2, यानी कि 3 पैसेज दिए गए हैं और उनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम तीनों ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग अ फाइन डे। सैटरडे को कॉलेज बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन था। द स्काई वॉज ओवरकास्ट एंड ए प्लेजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग। स्काई में बहुत ही बादल छाए हुए थे, अच्छी सी हवा चल रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। पेड़ों की शाखाओं पर सभी बर्ड्स जो है चर्पिंग, चहचहा रहे थे। इट वॉज इंडीड अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर खुशनुमा सुबह थी। 3 फ्रेंड्स रामा, गंगा एंड मोहन थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। 3 दोस्त थे, रामा, गंगा और मोहन। तीनों ने सोचा कि नदी के किनारे दिन को बिताया जाए। दे स्पेंट इट इन प्लेइंग गेम्स। इट इज़ प्लेइंग गेम्स, ईटिंग फ्रूट्स एंड स्वीट्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। तो तीनों दोस्तों ने क्या किया? गेम खेला, फ्रूट्स और स्वीट्स खाई और गाने गाते रहे। ऐसे करके वो दिन बिता रहे थे। दे कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर। अब वे नदी के किनारे बैठे थे तो उनसे क्या चीज़ कंट्रोल नहीं हुई? वे नदी में जंप लगाना चाहते थे, स्विमिंग करना चाहते थे। रामा एंड मोहन वर एक्सपर्ट स्विमर्स। रामा और मोहन 2 दोस्त एक्सपर्ट थे स्विमिंग में। दे वर सून अहेड ऑफ गंगा विद देयर क्विक एंड विगरस स्ट्रोक्स। अब तीनों दोस्तों ने जंप लगा दिया था, लेकिन जो 2 दोस्त थे, परफेक्ट थे, एक्सपर्ट थे, वे दोनों रामा और मोहन गंगा से काफ़ी आगे निकल गए क्योंकि वे बड़े एनर्जेटिक स्ट्रोक लगा रहे थे। द लैटर वॉज येट ए नोविस। अब लैटर कौन है? गंगा। गंगा नौ सीखिया था, बट फायर्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ एम्यूलेशन ही ट्राइड टू ओवरटेक देम। अब उसके मन में क्या था? जोश आया हुआ था, वो उनको इमिटेट करना चाहता था, उनके बराबर आना चाहता था। इसीलिए उसने कोशिश की कि वो उनसे आगे निकल जाए। ही हैड हार्डली फोर्ट विद द करंट फॉर 5 मिनट्स। अब नदी का फ्लो बहुत ही स्ट्रोंग था और वो 5 मिनट ही इससे स्ट्रगल कर पाया। तभी उसे क्या महसूस हुआ? व्हेन ही फाउंड दैट इट वॉज टू स्ट्रोंग फॉर हिम, that his whole strength was ebbing fast and that he was on the point of being engulfed। उसे महसूस हो गया कि जो करंट है, फ्लो है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसके लिए, वो इसको फेस नहीं कर पाएगा। और उसको ये लग रहा था कि उसकी पूरी ताकत जो है रिड्यूस होती जा रही थी, वो डूबने की कगार पर आ गया था। ही क्राइड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाया। बट हिज कंपेनियंस वर टू फार अहेड टू हियर हिज क्राइज। लेकिन उसके साथी तो बहुत ही आगे जा चुके थे, उनको गंगा की कोई भी चीख नहीं सुनाई दी थी। ही बिकेम होर्स आफ्टर रिपीटेड क्राइज बट देर वॉज नो रिस्पॉन्स। अब जो है बार बार चीखे लगा के उसका गला बिल्कुल ही हार्श हो गया था, रफ वॉइस हो गई थी, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब वो डूब गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। वाई वॉज कॉलेज क्लोज्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे को कॉलेज क्यों बंद किया गया था? इट वॉज ए पब्लिक हॉलीडे, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ फाइन डे, बिकॉज ऑफ फ्लड सिचुएशन। बिल्कुल पहली लाइन में ही आया था बच्चों, बिकॉज ऑफ बीइंग अ फाइन डे। फर्स्ट लाइन है देखो, ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग अ फाइन डे। तो बीइंग अ फाइन डे दिया गया है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट टेम्पटेशन कुड द 3 फ्रेंड्स नॉट रेजिस्ट। कौन से लालच पर वे तीनों दोस्त कंट्रोल नहीं कर पाए थे? प्लेइंग गेम्स, ईटिंग फ्रूट्स, टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द 3 फ्रेंड्स वॉज ए नोविस इन स्विमिंग। स्विमिंग में नौसिखिया कौन था? परफेक्ट नहीं था। कौन था? रामा, गंगा, मोहन, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गंगा। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द करंट ऑफ द रिवर। नदी का फ्लो, प्रवाह कैसा था? स्ट्रॉन्ग, स्विफ्ट,
स्लो, बोथ ए एंड बी। चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा। पैसेज में आया था स्ट्रॉन्ग था फ्लो, लेकिन साथ ही साथ स्विफ्ट भी था, बहुत तेज था। स्विफ्ट का मतलब फास्ट, स्लो तो था ही नहीं। सो ऑप्शन डी इज राइट, स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट। नेक्स्ट है, What kind of morning was it on Saturday? Saturday को कैसी मॉर्निंग थी? A very pleasant morning, a stormy morning, a foggy morning, a very cold morning. पैसेज में दिया गया था it was indeed a very pleasant morning. So option A is right. आगे बढ़ते हैं। As we alighted from the plane onto the tarmac of one of the smallest international airports in the world, a picture perfect sight greeted us. जैसे ही हम प्लेन से नीचे उतरे तो हम दुनिया के सबसे छोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे थे और वहाँ पर हमें एक बहुत ही परफेक्ट दृश्य दिखाई दिया। अ क्वेंट एयरपोर्ट टर्मिनल सराउंडेड बाय ग्रीन माउंटेन्स, सो ट्रैंक्विल एंड ब्यूटीफुल इवन ऑन अ वेट ग्रे मॉर्निंग। क्वेंट होता है अनयूजुअल, असाधारण सा एयरपोर्ट टर्मिनल था जिसके चारों तरफ हरे हरे पहाड़ थे और बहुत ही ज़्यादा शांति थी। ट्रैंक्विल होता है पीसफुल। ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर था, हालांकि एक वेट ग्रे मॉर्निंग थी लेकिन सीन बहुत ही अच्छा था, शांति थी। इट सिंपली टुक आवर ब्रेथ अवे। इस फ्रेज का मतलब होता है कि हम बहुत ही हैरान हो गए थे और जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है, जो नरेटर है वो बहुत ही डिलाइटेड महसूस कर रहे थे। इतना सुंदर सीन था कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वी हैड लैंडेड इन द किंगडम ऑफ भूटान। हम भूटान में लैंड कर गए थे। वन ऑफ द मोस्ट isolated nations in the world with more than 70% of the harsh terrain under forest cover. अब भूटान के बारे में बताया गया है कि ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड अलग थलग नेशंस जो होते हैं उनमें से एक है और इसमें 70% से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। Our holiday was luxurious enough for the first couple of days in Thimphu and Paro. हमने एक बहुत ही आलीशान छुट्टी बिताई थिम्पू और पैरो में। वी सो द नेशनल एनिमल्स द टैकिन एंड द जोंग। हमने वहाँ के नेशनल एनिमल्स देखे जिनका नाम था टैकिन जोंग। वी वर पुट टू टेस्ट सून इनफ ऑन ए हाफ डे ट्रिप टू टैक्सेंग द मोस्ट रिवियर्ड टेम्पल इन भूटान। और जल्दी ही हम हाफ डे ट्रिप पर पहुँच गए टैक्सेंग में, जो भूटान का सबसे जाना माना मंदिर है। द टेम्पल इज perched high on a granite cliff some 800 meters above the Paro Valley, and the walk through the beautiful forest of popular pines is about 10 kilometers in all. ये मंदिर पैरो वैली के ऊपर एक ग्रेनाइट क्लिफ पर सिचुएटेड है जो कि 800 मीटर ऊंचाई पर है और एक वॉक पड़ता है बीच में जहाँ पर बहुत ही सुंदर पाइन के ट्रीज आते हैं और ये वॉक है लगभग 10 किलोमीटर का। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी इनकाउंटर्ड द इंजेन्यूस। ये थोड़ी सी गलतियां बच्चे प्रिंटिंग में। इंजेन्यूस इकट्ठा आए गए शब्द। भूटानीज सिस्टम ऑफ यूजिंग पावर टू रन अ रोटेटिंग प्रेयर व्हील एंड टिंकलिंग बेल। पहली बार हमने बहुत ही पवित्र भूटानीज सिस्टम देखा था कि एक घूमता हुआ प्रेयर व्हील था, बेल थी, उसको बजाने में हमें थोड़ी सी पावर यूज करनी पड़ी थी। द नेक्स्ट डे आर्म्ड विद वॉकिंग स्टिक्स, लाइट जैकेट्स, सन कैप्स एंड हाई स्पिरिट्स वी सेट ऑफ। अगले दिन हमने क्या क्या लिया? वॉकिंग स्टिक, लाइट जैकेट्स, सन कैप्स और हाई स्पिरिट्स मीन्स बहुत ही जोश में थे हम। उसके साथ हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। द एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज। इस पैसेज में कौन सी कंट्री के एयरपोर्ट का जिक्र है? अभी हमने पढ़ा था, क्वाइट इजी। पैसेज को समझने के बाद क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ही इजी हो जाता है। इंडिया, भूटान, नेपाल, इंग्लैंड। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, द नेशनल एनिमल्स ऑफ भूटान आर। अभी अभी हमने पढ़ा था, वी सो द नेशनल एनिमल्स द टैकिन एंड द जोंग। अब देखिए, ऑप्शन ए टैकिन, जोंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट। नेक्स्ट है, इट सिंपली टुक आवर ब्रेथ अवे। बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था कि सीन बहुत ही ट्रैंक्विल था, ब्यूटीफुल था, तो हम हैरान रह गए थे। अब देखो ए ऑप्शन, इट शॉक्ड अस टू मच। शॉक तो होता है बच्चे नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट है, इट डिलाइटेड अस। यस, इसको देखकर, सीन को देखकर नरेटर ने बहुत ही खुशी महसूस की थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि सी देखो इट वॉज बैड लुकिंग, डी इट वॉज नॉट प्लेजेंट, सो ऑप्शन बी इज मोर सुटेबल, इट इज राइट। नेक्स्ट है, द ऑथर एंड हिज टीम वर आर्म्ड
with many things. Which of the following is non-materialistic? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जो मटेरियल नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, यानी कि कोई चीज़, थिंग नहीं है? देखो, पहला है वॉकिंग स्टिक, एक थिंग हो गई, जैकेट भी एक चीज़ है, सन कैप्स ये भी हो गया, लेकिन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोश। सो ऑप्शन डी इज़ राइट, ये कोई मटीरियल नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट रिवियर टेम्पल इन भूटान? भूटान का सबसे ज़्यादा जाना पहचाना टेम्पल कौन सा है? पैरो, थिम्पू, टैक्सेंग, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज़ राइट। अब हम तीसरा पैसेज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। पहले हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, फिर हम पैसेज में से ढूंढेंगे। क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव फ्यूल सजेस्टेड इन द पैसेज? पैसेज में ऑल्टरनेटिव फ्यूल कौन सा है? ऑप्शन पर भी नज़र डाल लो। पेट्रोल, डीजल, बायोडीजल, नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम पैसेज की स्टार्टिंग में ही। At a time when the use of fossil fuels to power vehicles is making environmentalists angry, an alternative source of fuel, the biodiesel, has emerged as a यूज़फुल सॉल्यूशन। इसमें क्या बताया गया है कि पावर व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उससे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेट निकाला गया है जो है बायोडीजल। अब देखिए बायोडीजल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। सो इट इज़ राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोडीजल? बायोडीजल होता क्या है? यूज्ड डीजल, यूज्ड पेट्रोल, यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, नन ऑफ दी अबव। फिर से हम पैसेज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ ली थी, उससे आगे चलेंगे। एडिशनली इट्स यूज सॉल्व्स अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। क्योंकि बायोडीजल को यूज़ करते हैं तो डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। द फ्यूल इज़ नथिंग बट यूज्ड वेजिटेबल ऑयल। ये फ्यूल कुछ और नहीं है बल्कि यूज़ किया गया वेजिटेबल ऑयल ही है, विच हैज़ बीन टेस्टेड सेटिस्फैक्टरली। तो अब देखो यहाँ पर यूज्ड वेजिटेबल ऑयल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है What name was given to the vehicle that first used biodiesel? पहला व्हीकल जिसमें बायोडीजल यूज़ किया गया था उसका क्या नाम है? मर्सिडीज, वेजी वैन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर। आगे पढ़ते हैं हम। इट हैज़ मेड अ व्हीकल कोल्ड द वेजी वैन। सबसे पहले देखिए क्लियर हो रही है बात, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं हम। इट हैज़ मेड अ व्हीकल कोल्ड द वेजी वैन रन मोर देन 16,000 किलोमीटर्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। बायोडीजल को यूज़ करते हुए जो व्हीकल बनाया गया उसको नाम दिया गया वेजी वैन, और ये 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका है। इट हैज़ विजिटेड 20 मेजर सिटीज़। ये 20 मुख्य शहरों में भी जा चुका है ये साधन। कोजिंग एब्सोल्यूटली नो हार्म टू दी एनवायरनमेंट। इससे वातावरण को, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब देखिए वेजी वैन, क्वेश्चन नंबर 13 में मर्सिडीज वेजी वैन, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि इस व्हीकल को नाम दिया गया है वेजी वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज़ वेजी वैन रन? वेजी वैन कितने किलोमीटर्स तक दौड़ चुकी है? अभी हमने पढ़ा था 16,000 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है हु वर द इन्वेंटर्स ऑफ वेजी वैन? वेजी वैन के इन्वेंटर्स कौन थे? अभी हमने ये बात नहीं पढ़ी है, तो हम वापस से पैसेज की तरफ जाते हैं। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में 5th लाइन है, द नोवल एक्सपेरिमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट बाय 2 स्टूडेंट्स, जोशना एंड काया। तो जोशना एंड काया 2 स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और उन्हीं के एफर्ट्स का रिजल्ट था कि वेजी वैन बनी थी। तो देखिए जोशना एंड काया किस में दिया गया है? इट इज़ गिवन इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं सेक्शन बी, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। हर एक सब पार्ट में से 2 सेंटेंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बेटर होगा अगर आप तीनों ही अटेम्प्ट कर दें। सबसे पहले है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। सेंटेंस नंबर 16, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। अब देखो सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लग जाएगा दैट। अब देखते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन में है आई सेड टू, सेड टू को चेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। सी देखो आई टोल्ड टू, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं लगता, गलत हो गया।
ऑप्शन डी आई टोल्ड टू, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आई आस्क्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी। अब देखो सबसे ज़्यादा जो सुटेबल ऑप्शन होता है हम उसी को चूज़ करेंगे। यहाँ पर आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी का ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। अब देखिए नरेशन में मैंने आपको हिंट दिया था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप इसका आंसर ही फाइंड आउट कर लें। जब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि विल का विल ही रहेगा। और अब यहाँ पर ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट, ये आंसर देखो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए ही सेड बना दिया, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट, यस ऑप्शन बी इज राइट। सी में भी ही सेड बना दिया, गलत है। डी तो है ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आई सेड टू हर डू यू वॉन्ट माई हेल्प, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ए देखो आई टोल्ड हर है, ए तो हट गया। बी सी डी तीनों में ही आई आस्क्ड हर दे रखा है। अब डू यू वॉन्ट माई हेल्प, डू से स्टार्ट है हमारा सेंटेंस तो इफ लगेगा। आई आस्क्ड हर, बी ऑप्शन में देखो वाई दिया हुआ है तो बी भी हट गया। इफ देखो सी ओ डी दोनों में लगा है तो आगे सॉल्व करते हैं। आई आस्क्ड हर इफ, अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है, ये हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी बन जाएगा। अब सी और डी दोनों में शी दे रखा है, आगे चलते हैं। वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड बन जाएगी इफ शी वॉन्टेड। अब देखो माई हेल्प, माई जो है फर्स्ट पर्सन में ही आता है और इधर रिपोर्टिंग क्लोज में सब्जेक्ट भी आई है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आंसर होगा आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माई हेल्प और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि देखो डी में इफ शी वांटेड हर हेल्प है जो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, अगला है आर्टिकल्स। हिज फादर इज ब्लैंक एस डी ओ। अब देखिए जब बोल रहे हैं हम एस तो वाउल साउंड है इसीलिए आएगा एन और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है क्राइम इज ऑन ब्लैंक इंक्रीज, क्राइम इज ऑन दी इंक्रीज, दी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है मिस्टर सेठी इज ब्लैंक लॉयर, प्रोफेशन के लिए ए या एन यूज करते हैं। अब लॉयर बोल रहे हैं तो ल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो ऑप्शन ए इज राइट, मिस्टर सेठी इज अ लॉयर। नेक्स्ट है मॉडल्स। यू ब्लैंक हेल्प द नीडी, तुम्हें जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी। ऑप्शन देखिए शुड, कुड, वुड, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए इज राइट, यू शुड हेल्प द नीडी। नेक्स्ट हाउ ब्लैंक यू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। कैन, डेयर, विल, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी इज राइट, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। नेक्स्ट यू ब्लैंक कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपने वादे निभाने चाहिए, ऑप्शन ए शुड इज राइट। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। आई नो हिम, अब देखो हिम को आगे लाएंगे तो ही बन जाएगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन में ही दिया गया है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो इज एम आर लगता है, अब ही के साथ लगेगा इज, ही इज। आगे नो की थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन। आगे है बच्चों चेंज, एक जो खास वर्ब्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं जिनके साथ प्रपोजिशन लगती है, बाय नहीं लगता। नो के साथ लगता है टू, ही इज नोन टू मी, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन देखो कहाँ पर है ये, पहला देखो ही इज नोन बाय मी, रॉन्ग है। नेक्स्ट ही इज नोन बाय टू मी, दोनों ही लगा दिए, ये भी गलत है। सी तो बिल्कुल गलत है, ही वॉज नोन बाय मी। कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों, डी, नन ऑफ द अबव, यस डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हैव यू अटेंडेड द क्लास, द क्लास आगे आएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये, क्लास सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज द क्लास। अब परफेक्ट वाले टेंसेस में क्या लगता है, बीन, हैज द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी देखो हैज द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू, यस ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प हिम। अब देखो हिम को आगे लाएंगे तो ही बनेगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट है fill in the blanks with the correct form of the verb given in brackets. Tense आ गए बच्चों. I blank finished my work just now. Just now ये एक इंडिकेशन मिल रहा है, क्ल्यू मिल रहा है, मैंने अभी अभी अपने काम को फिनिश किया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखिए क्या होगा. फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड. ऑप्शन डी इज राइट, हैव फिनिश्ड. नेक्स्ट है माई ब्रदर डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग. सिंस आ गया है, मेरा भाई सुबह से गार्डन में खुदाई कर रहा है. हैज़ बीन डिगिंग, और ये दिया गया है ऑप्शन सी में, हैज़ बीन डिगिंग. नेक्स्ट है वी ईट आर डिनर एट 10 लास्ट नाइट. लास्ट आ गया बच्चों, तो बिल्कुल इंडिकेशन मिल रहा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वी एट आर डिनर एट 10 लास्ट नाइट. आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी. मेन रीडर प्रोज यानी कि फ्लेमिंगो की बुक से पैसेज दिया गया है. रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पैसेज को पढ़ते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम साहिबे आलम. याद आया बच्चों कौन से लेसन में से है ये? लोस्ट स्प्रिंग में से. ही अनाउंसेस, बहुत सारे महीनों को जानने के बाद, साहिब को जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने बताया साहिबे आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता तो उसे बड़ा मुश्किल लगता अपने नाम पर, उसके अपने मीनिंग पर यकीन करना. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अपने नाम के मीनिंग से बिल्कुल अनअवेयर होते हुए वो गलियों में घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ. An army of barefoot boys who appear like the morning birds. अब ये जो है साहिब और उसके फ्रेंड्स को क्या कहा गया है? नंगे पैरों से घूमने वाली एक आर्मी जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आती है और दिन में गायब हो जाती है. Over the months I have come to recognize each of them. और इतने महीनों के बाद मैं हर एक को पहचानने लगी हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. ये दिया गया है ऑप्शन ए लॉस्ट स्प्रिंग से, सो ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है अनीस यंग ने, ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साहिबे आलम. साहिबे आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सो ऑप्शन डी इज राइट. हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स. मॉर्निंग बर्ड्स की तरह कौन अपीयर होता था? साहिब और उसके फ्रेंड्स. देखिए कहाँ पर है, साहिब्स पेट बर्ड्स, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स. यस, ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट है whom did the author come to recognize over a few months. राइटर किसको पहचानने लगी थी? साहिब्स पेरेंट्स, साहिब्स ब्रदर्स, साहिब्स फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साहिब्स फ्रेंड्स. यस, अब चॉइस आ गई बच्चों, और दिया गया है ऑप्शन में. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Arable land जो चंपारण जिले में थी उसको डिवाइड कर दिया गया था बड़े बड़े एस्टेट्स में जिनके मालिक होते थे इंग्लिशमैन अंग्रेज और उन पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. मुख्य फसल थी इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 और 15% of their holdings with indigo. अब इन लैंडलॉर्ड्स ने कंपेल किया था सभी टेनेंट्स को कि वो अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर इंडिगो उगाएंगे एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बाद में सारी फसल को सरेंडर कर देंगे किराए के रूप में. दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये काम किया जाता था एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. आप पहचान गए होंगे बच्चों कौन से लेसन में से है ये. पहला क्वेश्चन है हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट. चंपारण जिले में कौन मालिक था बड़े बड़े एस्टेट्स का? कौन था? द इंग्लिशमैन. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट हु वर्कड एट द एस्टेट्स. इन एस्टेट्स में कौन काम करता था? इंडियन टेनेंट्स करते थे, सो ऑप्शन ए इज राइट. नेम द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण. इंडिगो, क्वाइट ईजी, ऑप्शन डी इज राइट. हाउ मच ऑफ द लैंड वॉज प्लांटेड विद इंडिगो. जमीन का कितना प्रतिशत हिस्सा उसमें इंडिगो उगाया जाता था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 15%. नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन. कौन से चैप्टर से लिया गया है इस पैसेज को? इसको लिया गया है इंडिगो से, सो ऑप्शन बी इज राइट. आगे बढ़ते हैं.
और अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैड एम हैमल सर्व्ड द स्कूल? कितने सालों तक, कितने लंबे समय तक एम हैमल ने स्कूल में अपनी सर्विसेज दी थी? 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 40 years. नेक्स्ट है, वॉट डज मुकेश वॉन्ट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, सो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट है, हु इज साहिब? साहिब कौन है? साहिब एक रैग पिकर है, सो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट है, When Douglas was 3 years old, where did his father take him? जब डगलस 3 साल के थे तो उनके फादर उनको कहाँ पर लेकर गए थे? उनके फादर लेकर गए थे कैलिफोर्निया की बीच पर, सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर? आयरन मास्टर की बेटी का क्या नाम था? उनकी बेटी का नाम था एडला, सो ऑप्शन ए इज राइट. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट है सेक्शन सी, पोएट्री की बुक से स्टैंजा है. क्वेश्चन नंबर 5, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, civilized home, writing all cities, belled flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. Who is the poet of this poem? Kamala Das, Stephen Spender, Pablo Neruda, John Keats. And the right answer is option B, Stephen Spender, क्योंकि ये स्टैंजा लिया गया है an elementary school classroom in a slum से. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बच्चों, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? ऑप्शन सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज राइट. नेक्स्ट है, हुज नेम्स हैव बीन रिटन ऑन द वॉल्स? दीवारों के ऊपर किसका नाम लिखा गया है? देखो पहली ही लाइन है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, डोनर्स का नाम है, जिन्होंने भी दान किया है, स्कूल के लिए कुछ दिया है, उनका नेम्स दीवारों पर लिखा गया है. द नेम्स ऑफ द टीचर्स नो, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स नो, द नेम्स ऑफ द डोनर्स, सो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट है, वेयर इज द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड प्लेस्ड? शेक्सपियर के हेड की पिक्चर को कहाँ पर लगाया गया है? इट इज हैंगिंग ऑन द वॉल्स, इट इज प्लेस्ड इन द अलमीरा, इट इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी, नन ऑफ द अबव. और सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज हैंगिंग ऑन द वॉल्स. दीवारों के ऊपर इसके हेड की पिक्चर को लगाया गया है. नेक्स्ट है, नेम द वैली मैंशनड इन द स्टैंजा. इस स्टैंजा में कौन सी वैली का नाम आया है? टायरोलीज, हिमालयन, टिबेटन, ऑल ऑफ द अबव. इसमें नाम आया है टायरोलीज वैली का, सो ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. याद आ गया होगा बच्चों आपको, ये पहला ही स्टैंजा है, बिल्कुल स्टार्टिंग है पोएम की. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने, सो ऑप्शन डी इज राइट. फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? ये पोएम है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी. यस, ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट है, वॉट इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय? परमानेंट जॉय का सोर्स क्या है? अ पावर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वेल्थ, नन ऑफ द अबव. और सही आंसर है ऑप्शन बी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. वॉट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस? क्या चीज़ है जो नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगी? ब्यूटी, वेल्थ, स्टडी, नन ऑफ द अबव. और सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूटी. नेक्स्ट इज, वॉट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विद? ब्यूटी का एसोसिएशन किसके साथ है? विद प्रेयर, विद एक्सरसाइज, विद पार्लर, विद स्वीट ड्रीम्स. येस, ऑप्शन डी इज राइट, विद स्वीट ड्रीम्स. अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन डी पर, सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से एमसीक्यूज हैं. और क्वेश्चन नंबर 46 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, हर चैप्टर का टाइटल और उसके राइटर के नेम को ज़रूर याद करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. अब यहाँ पर देखिए, द थर्ड लेवल के राइटर हैं जैक फिनी, ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर सडाउज वाइफ? उनकी वाइफ का क्या नाम था? उनकी वाइफ का नाम था हना, ऑप्शन बी इज राइट. हु इज डैरी? डैरी कौन है? एन ओल्ड मैन, अ फार्मर, अ कारपेंटर, अ यंग बॉय. येस, ऑप्शन डी इज राइट, अ यंग बॉय. नेक्स्ट इज, हु इज रोजर स्कंक इन द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मॉमी? इस स्टोरी में रोजर स्कंक कौन है? विजर्ड नो, बर्ड नो, रेप्टाइल, नन ऑफ द अबव. सोच समझ के आंसर देना बच्चों. ये रोजर स्कंक एक मैमल एनिमल था, ना कि रेप्टाइल, सो ऑप्शन डी इज राइट, नन ऑफ द अबव. And now comes the last question. Who is Mr. Jackson in the play Ivan Streisand O Level? Mr. Jackson कौन थे? प्रिजन ऑफिसर, इन्विजिलेटर,
प्रिजनर, नन ऑफ द अबव। मिस्टर जैक्सन थे प्रिजन ऑफिसर। सो ऑप्शन ए इज राइट। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी डिस्कशन खत्म होती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको फुल मार्क्स लेने ही लेने हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एनुअल एग्जाम्स एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.